हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अनु जादम और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक बूस्टर रिवीजन सीरीज़ जिसमें हम क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स का रिवीजन करेंगे फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ नीट एग्जामिनेशन। नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है उन सभी टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स का हम दोबारा रिवीजन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करेंगे जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार नीट के एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। तो इस सीरीज़ में मैं आपको पढ़ाऊंगी कंप्लीट क्लास 11th एंड क्लास 12th, है ना, जिसमें हर एक चैप्टर के वीडियोस आपके पास आएंगे। सब वीडियोस को आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट देखना है। उसके बाद आपने उस वीडियोस को देखकर जो क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस के लिए बताए हैं वो क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इतना काम आपका रहेगा। सारी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस डीपीपीस जो आपको होमवर्क के लिए मिलता है वो आप रेगुलर करते रहेंगे और इसी तरीके से हम अपनी फिजिक्स जो है उसका कंप्लीट रिवीजन कर पाएंगे बिफोर नीट एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी यूनिट एंड डायमेंशन, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन में जो फर्स्ट टॉपिक आपके पास होता है वो होता है कि फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। ठीक है, फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन सभी क्वांटिटीज को आप क्या बोलोगे, फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स, है ना। सारी क्वांटिटीज जिनको हम माप सकते हैं उन सभी को क्या बोलेंगे आप, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास मास हो गया, है ना। मास को हम मेजर कर सकते हैं किसमें, बताओ, केजी में, है ना। तो किलोग्राम जो होती है इसकी यूनिट होती है, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। तो ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोर्स, है ना। एग्जांपल फोर्स। फोर्स को भी हम मेजर करते हैं किसमें, न्यूटन में, डाइन में। तो ये भी क्या है आपके पास, फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस तरीके से क्लास 11th क्लास 12th में आप बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ोगे। सारी की सारी जो क्वांटिटीज होगी वो सारी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटीज होगी जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है आपकी कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका आता है वो आता है बेस्ड ऑन डायरेक्शन। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बेस्ड ऑन डायरेक्शन। तो बेस्ड ऑन डायरेक्शन जो टाइप्स होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के वो कौन कौन से होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। हालांकि आपके क्लास 11th में एक कंप्लीट चैप्टर है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कंप्लीट चैप्टर है वेक्टर, तो वहाँ पे आप वेक्टर को डिटेल्स में पढ़ोगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। ठीक है, द क्वांटिटीज which have only magnitude there is no direction is called scalar quantities। जिन quantities के पास क्या होता है, only magnitude होता है, there is no direction, डायरेक्शन नहीं होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम स्केलर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस आपका एग्जाम्पल हो गया। डिस्टेंस की ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट आपके पास स्पीड, ओनली मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ द स्पीड। नेक्स्ट वर्क डन एंड पावर। ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो क्या होती है, स्केलर होती है। स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका नेक्स्ट टाइप वो है वेक्टर क्वांटिटीज। तो देखो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है आपको पता होना चाहिए। द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वे क्वांटिटी जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। यहाँ पे लिखा है आप देखो मैग्नीट्यूड, है ना, और डायरेक्शन
और थर्ड जो पॉइंट है आपके पास, इसको स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो फॉलो वेक्टर्स के लॉ, जो वेक्टर एडिशंस के जो लॉ होंगे उनको फॉलो करेगी, तो वो जो फिजिकल क्वांटिटीज होगी वो क्या होगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होगी। एग्जांपल यहाँ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर होता है ना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस तरीके से फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा हर एक चैप्टर में कि कौन सा क्वांटिटी जो है वेक्टर है और कौन सी क्वांटिटी जो है स्केलर है। ठीक है, तो देखो कैसे वेक्टर है कैसे स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में मान लेते हैं एक कार है जो ईस्ट में जा रही है, कितने किलोमीटर चली है, ये मान लेते हैं 10 किलोमीटर चली है ना। तो ये जो है इस कार का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का वो होगा 10 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन आप बताओगे वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी जब हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज की। नेक्स्ट फोर्स की हम बात करें, मान लेते हैं यहाँ पे एक ब्लॉक है आपके पास, है ना, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे अगर आपने फोर्स लगाया है कितना, 5 न्यूटन का। कितना फोर्स लगाया है, 5 न्यूटन का। तो ये ब्लॉक पे जो फोर्स लगा है उस पे आपने उसका मैग्नीट्यूड जो है आपके पास वो कितना है, 5 न्यूटन। और डायरेक्शन कौन सी होगी, टुवर्ड द राइट, ये राइट डायरेक्शन है आपकी। तो ये जो डायरेक्शन होगी इसमें आपने फोर्स लगाया तो डायरेक्शन कौन सी हो गई, राइट डायरेक्शन। ठीक है ना, राइट साइड में आपने फोर्स लगाया। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड 5, डायरेक्शन कौन सी, राइट साइड, है ना। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर और डायरेक्शन कौन सी, ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे कि जो है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम, ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है। नेक्स्ट टाइप्स पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप्स क्या बोलता है, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। तो हम बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी की जब बात करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं किसके, फिजिकल क्वांटिटीज के। तो फर्स्ट जो टाइप है आपके पास है वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है, फर्स्ट आपको ये देखना है व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। फिजिक्स में कुछ ऐसी क्वांटिटीज है जो क्या करती है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, है ना, फिक्स करके रखिए। साथ जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो इंडिपेंडेंट होती है ईच अदर, दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती है। उन सभी क्वांटिटीज को आप क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे लिखा हुआ इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो कितनी होती है, आपके पास 7 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, कौन कौन सी आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उसकी बात करें तो यहाँ पे मास हो गया, है ना, यहाँ पे आपके पास मास जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिर लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटीज, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो सब की सब क्या है आपके पास, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी वो होती है जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। उन सभी क्वांटिटीज को आप क्या बोलोगे, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। तो इस तरीके की क्वांटिटीज फिजिक्स में, इन 7 क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है सारी की सारी किसमें आती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में आती है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स, है ना, फिर स्पीड, एक्सेलरेशन, वर्क डन, ये सारी की सारी क्या होती है आपकी
डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास दो और फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं इनको? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा साइड में लिख के बता दे रही हूँ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है। फर्स्ट जो आती है आपके पास वो होती है प्लेन एंगल। कौन सी होती है बेटा? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जो है वो भी क्या है आपके पास? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और दूसरा जो है आपके पास कौन सा है? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल भी क्या है आपके पास? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, ठीक है, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी। नेक्स्ट जो आपके पास हेडिंग आती है, टॉपिक आता है, वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। जो आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है या डिराइव्ड क्वांटिटीज है, उन सबको मेजर करने के लिए जो सिस्टम होता है यूनिट्स का, उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं फर्स्ट जो है आपके पास सिस्टम, वो है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम की हम बात करें तो इसमें जो लेंथ होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, आपको पता है, मैंने अभी जस्ट बताया। लेंथ को मेजर करते हैं आप किस में? फुट में, है ना। जैसे नाम बता रहा है यहाँ पे FPS, क्या बता रहा है बेटा? FPS। लेंथ का मेजरमेंट किस में करना है आपने? फुट में करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको मास को किस में मेजर करना है? पाउंड में, ठीक है। और टाइम को किस में मेजर करना है? सेकंड में। ये कौन सा सिस्टम है आपके पास? FPS सिस्टम। नेक्स्ट जो आपका सिस्टम आता है वो CGS सिस्टम। वो कौन सा सिस्टम है आपके पास? CGS सिस्टम, ठीक है। हम बात करते हैं CGS सिस्टम की। तो यहाँ पे CGS सिस्टम में जो होता है, लेंथ जो होती है वो उसको मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को मेजर करते हैं ग्राम में, एंड टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, ठीक है। उसी तरीके से MKS सिस्टम की बात करते हैं। MKS सिस्टम जो होता है उसमें आपने क्या? मास को मेजर करना है किसमें? किलोग्राम में। लेंथ को मेजर करना है मीटर में, एंड टाइम को मेजर करना है किसमें? सेकंड में मेजर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर में किसको मेजर करोगे? लेंथ को। मास को किस में मेजर करोगे? किलोग्राम में। एंड टाइम को किस में मेजर करोगे? सेकंड में। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है MKS का मॉडिफाइड फॉर्म अगर हम बात करें तो वो है आपके पास SI सिस्टम। कौन सा है बेटा? SI सिस्टम। SI सिस्टम की अगर बात करें तो जैसे आपको यहाँ पे FPS, CGS एंड MKS सिस्टम में लेंथ, मास एंड टाइम, तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिया हुआ है। तो MKS में क्या होगा आपके पास? ऑल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी। क्या होगी? ऑल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड आपके पास दोनों जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है वो भी होगी, एंड प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, इसको भी आपने ऐड कर दिया किसमें? SI सिस्टम में, है ना। तो हम जो बात करेंगे, हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जब भी हम यूनिट्स की बात करेंगे वो SI यूनिट्स की मोस्टली हम बात करते हैं, और CGS यूनिट की। कभी भी हम MKS यूनिट की बात नहीं करते, क्योंकि MKS क्या है आपका? जो SI सिस्टम है वो MKS का मॉडिफाइड रूप है, ठीक है। अब चलो आगे हम डिस्कस करते। देखो आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरीके के, जो मैंने आपको ऐड कर रहे हैं इस स्लाइड में। क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? यूनिट्स कन्वर्जन के क्वेश्चंस आपके बहुत कॉमन हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हर एक शिफ्ट जो होती है आपकी उसमें आपके हर एक पेपर में आ रहे हैं। तो आप देखो क्वेश्चन क्या बोलता है? कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू CGS सिस्टम। जैसे आपने पढ़े है कि 3 सिस्टम में कौन सा? FPS, कौन सा? CGS, और कौन सा आपके पास? MKS, है ना। तो आप 1 न्यूटन फोर्स, पहले तो ये देखो कि जो न्यूटन है वो किसकी SI यूनिट है ना। फोर्स जो होता है उसकी SI यूनिट्स जो होती है, फोर्स इसकी SI यूनिट जो होती है वो क्या होती है आपके पास? न्यूटन। क्या होती है आपके पास? न्यूटन, ठीक है। अब देखो न्यूटन को आपको कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में। किस में कन्वर्ट करना है? CGS सिस्टम में। तो पहले से आपको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू M इंटू A, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो यूनिट आती है वो क्या आती है? kg, मास के लिए kg एंड एक्सेलरेशन के लिए मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को आप क्या बोलते हैं, न्यूटन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन। ठीक है, तो आपके पास 1 न्यूटन गिवन है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं आपको पता है, 1000 ग्राम होते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखोगे 1 kg की जगह 1000 ग्राम। जब मीटर को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 1 kg इक्वल टू क्या होता है आपके पास, 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 1000 ग्राम लिखा और मीटर की जगह क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर, और टाइम को तो आपने सेकंड में ही रखना है, तो सेकंड का स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ पे 10 की पावर 3 और यहाँ पे 10 की पावर 2, तो आपके पास जो आएगी वैल्यू 10 टू पावर 5 आ जाएगी, इनटू आपके पास ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका कन्वर्ट हो गया 1 न्यूटन जो था किसमें, सीजीएस सिस्टम में, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में आपको पता है मास को मेजर करते थे किसमें, ग्राम में, है ना, और लेंथ को मेजर करते थे किसमें, सेंटीमीटर में, एंड टाइम को मेजर करते थे किसमें, सेकंड में। तो यहाँ पे देखो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कन्वर्ट 12 ग्राम सीसी इंटू एमकेएस सिस्टम। आपके पास क्वेश्चन है 12 ग्राम सीसी को आपने कन्वर्ट करना है एमकेएस सिस्टम में। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राम पर सीसी क्या होता है ना। तो ग्राम पर सीसी क्या होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है बेटा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपको गिवन है 12 ग्राम पर सीसी। इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, कोई दिक्कत है। अब देखो एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है कि मास, यानी मास जो होगा वो किस में होगा, केजी में होगा, बट यहाँ पे किस में गिवन है, ग्राम में, तो आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है 1 ग्राम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 टू पावर -3 केजी के इक्वल, है ना। और दोबारा यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में ली हुई है, और एमकेएस सिस्टम में आपको किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। तो आपको जिस पता है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 टू पावर -2 मीटर के। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अभी 12 ग्राम सीसी इक्वल टू 12 तो ऐसा का ऐसा लिखना है। उसके बाद ग्राम की जगह आप क्या लिखोगे, 10 टू पावर इंटू 10 टू पावर -3 केजी डिवाइडेड बाई 10 टू पावर -2 की पावर 3 क्यूब है ना बेटा, सेंटीमीटर क्यूब, तो पावर 3 लगाओगे, यहाँ पे आपके पास मीटर है ना, 10 टू पावर -3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 12 इंटू 10 टू पावर -3, है ना। अब नीचे में क्या लिखूं बेटा, 10 टू पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 3 जो होगा 10 टू पावर -6 हो जाएगा। आपके पास यूनिट जो बचेगी केजी अपॉन मीटर क्यूब। कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ पे, है ना। आगे देखो 10 टू पावर 6 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 12 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 10 टू पावर +6 केजी पर मीटर क्यूब हो गया, है ना। ये एमकेएस में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 12, देखो +3 ये पावर, यहाँ पे +6 है, तो कितनी पावर बचेगी, +3 बचेगी। तो 12 इंटू 10 टू पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया इतना पार्ट। तो चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, डायमेंशंस क्या होती है। देखो अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगी। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है आपके नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगी। उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़नी है आपने, क्योंकि आपको पता है जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं डायमेंशंस। तो पहले बताओ डायमेंशन होती क्या है। आपको ये सारी चीज़ें 11th में पढ़ी हुई हैं कि डायमेंशन लिखते समय हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं पहले से, है ना। तो डायमेंशन क्या होती है, देखो द पावर टू विच, क्या लिखा हुआ है बेटा, द पावर to which the base or fundamental quantities are raised
टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटीज, उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पावर बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर रेज होती है उसको क्या बोलते हैं आप, डायमेंशन। क्या बोलते हैं उसको आप, डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास आपने देखा था कि 7 जो होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, कितनी होती है टोटल, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। जैसा कि मैंने बताया, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी की सारी जो होती है वो क्या होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए डायमेंशन भी तो बतानी पड़ेगी, कौन सी डायमेंशन होती है, ताकि हम अदर जो क्वांटिटीज है, डेराइव्ड जो क्वांटिटीज है, उन सब की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं लेंथ की। लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट आपने लगाना है हमेशा, L, कैपिटल L। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, मास। मास के लिए आप लिखोगे कैपिटल M। मास के लिए क्या डायमेंशन लिखोगे आप, कैपिटल M। ठीक है, फिर थर्ड जो है आपके पास वो है टाइम, उसके लिए आपने एक डायमेंशन लिखना है कैपिटल T। ये जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उससे सारी की सारी जो आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है 99% डिराइव्ड हो सकती है। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज होगी जिसमें आपको टेम्परेचर का यूज लेना पड़ेगा, और कुछ क्वांटिटीज होगी जहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन भी यूज होगी। ठीक है, बाकी उसके अलावा सारे की सारी जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो मास, लेंथ और टाइम से ही उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं आपको सभी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उन सब की क्या बता रही हूँ, डायमेंशन बता रही हूँ। तो लेंथ के लिए कैपिटल L, मास के लिए कैपिटल M, एंड आपने देखा कि नेक्स्ट कौन सा है आपके पास, टाइम के लिए क्या है बेटा, कैपिटल T, है ना। उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट करंट के लिए क्या है आपके पास, बताओ मेरे को, करंट के लिए क्या है आपके पास, कैपिटल I, टेम्परेचर के लिए थीटा, और लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए कैपिटल J, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए कौन सा आपका डायमेंशन है, कैपिटल N। ये सारी जो होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन होती है। अब इन सभी डायमेंशंस को आपको याद रखना है, और जिस भी क्वांटिटीज की आपको डायमेंशन निकालनी है वो हम निकाल सकते हैं इनका यूज करके। मोस्टली जो यूज होती है आपकी वो होती है लेंथ, मास, टाइम, और 12th में इलेक्ट्रिक करंट का थोड़ा बहुत यूज होगा, और टेम्परेचर का आपको 11th क्लास में लास्ट के 1-2 चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज देखने को मिलेगा। अदरवाइज बाकी सारी जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनका यूज नहीं होता है, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे, जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है कि डायमेंशंस कैसे निकाल सकते हैं हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द गिवन क्वांटिटीज। देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज वो कौन सी है आपके पास, वो है आपके पास डिस्टेंस। तो बताओ डिस्टेंस होता क्या है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, उसमें बताया गया कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ को कवर करता है तो उस पाथ की जो लेंथ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस भी एक तरीके की लेंथ है, तो इसकी भी आपके पास डायमेंशन जो आएगी वो क्या आएगी आपके पास, L आएगी, L1। या तो बेटा सिंपल L लिख दो, L1 लिख दो, या क्या लिख सकते हैं आप इसको M0, है ना, M0 L0 T, सॉरी L1 क्योंकि लेंथ है ना डिस्टेंस, एंड T0, इस तरीके से डायमेंशन लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके की लेंथ होती है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, है ना। तो इसके लिए भी जो डायमेंशन आएगी आपके पास वो क्या आएगी, L1 आएगी। क्या आएगी बेटा, L1। नेक्स्ट आपके पास है स्पीड की हम बात करें तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए L1, ठीक है, एंड टाइम के लिए आपके पास क्या होगा, T1, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे जो डायमेंशन आएगी स्पीड की वो क्या आ जाएगी, LT-1 आएगी। क्या आएगी, LT-1। किसकी डायमेंशन है, स्पीड की डायमेंशन है। नेक्स्ट आपके पास है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की हम बात करते हैं तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम S से डिनोट करते हैं, अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास क्या होता है, एक तरीके का लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए L1, ठीक है, और टाइम के लिए जो आपके पास डायमेंशन होगी वो होगी आपके पास T1, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी भी दोबारा डायमेंशन जो आ रही है वो आ रही है आपके पास LT-1। क्या डायमेंशन आ रही है,
-1। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फोर्स, इसकी हम इधर निकालते हैं फोर्स की डायमेंशन, ठीक है। तो फोर्स के लिए हम डायमेंशन की बात करते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है आपके पास F = m × a। अब m तो मास है, इसको ऐसा का ऐसा रखेंगे। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन आपके पास होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन यहाँ पे मैंने निकलवाई है आपको LT-1। क्या है वेलोसिटी की डायमेंशन? LT-1, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टाइम की डायमेंशन है T-1, सॉरी T+1 नीचे है ना अभी, तो T⁻1। एक मिनट जस्ट वेट, यहाँ पे हम इसको रफ कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे बेटा? टाइम की डायमेंशन T1 है ना। जब ये ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन आएगी, किसकी? एक्सेलरेशन की, वो कितनी आएगी आपके पास? LT-2। -1 क्या होगी आपकी? -2 है ना। अब आपके पास यहाँ पे डायमेंशन लिखनी है, फॉर्मूला आपको पता है F की डायमेंशन जब लिखोगे तो आपके पास क्या आएगी? M के लिए आपके पास m1 होगा, है ना। और एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन अभी मैंने आपको बताई वो कितनी होती है? LT-1, ठीक है। ये आपकी एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसको अरेंज करोगे तो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। MLT-2, ये आपकी जो डायमेंशन होगी वो किसकी हो जाएगी? फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। इतना पार्ट समझ में आया अभी आपको? क्लियर है क्या बेटा? नेक्स्ट आप देखोगे F में लिखा हुआ है वर्क डन की डायमेंशन आपसे पूछी गई है। तो वर्क डन की डायमेंशन आप कैसे निकालोगे? वर्क की हम बात करते हैं। तो देखो, वर्क का पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। मैंने पहले ही बताया, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो डायमेंशन आप नहीं निकाल पाओगे। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को अगर आपने ऐसा डिनोट किया तो आपको पता है कि फोर्स की डायमेंशन जो होती है वो होती है MLT-2। क्या होती है बेटा? MLT-2 मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको बताया L1 होता है ना। तो आपके पास वर्क डन की जो डायमेंशन आई है वो क्या आ रही है? ML2T-2, ठीक है। ये जो डायमेंशन आ रही है आपकी किसकी आ रही है? वर्क डन की डायमेंशन आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो भी क्या होगी? आपकी वर्क की जो डायमेंशन होगी वही होगी, क्योंकि एनर्जी क्या होती है? द कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। तो आपके पास जो एनर्जी की डायमेंशन होगी वो भी क्या होगी? बताओ मेरे को। MLT-2, ये भी किसकी डायमेंशन हो जाएगी? वर्क डन की डायमेंशन हो जाएगी। और एनर्जी की भी ML2T-2, ये किसकी हो जाएगी? आपके पास वर्क डन की और एनर्जी की डायमेंशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो है आपके पास वो क्या है बेटा? पावर की डायमेंशन निकालनी। किसकी निकालनी है? पावर की। जैसा कि आपको पता है कि पावर P = क्या होता है? W/T। पावर P = क्या होता है? W/T। आपको वर्क डन की डायमेंशन पता है ML2T-2, है ना। और टाइम के लिए आपको पता है T1, है ना। तो आपको पावर की जब निकालोगे डायमेंशन, यहाँ पे स्टार लगा देती हूँ, ठीक है। तो पावर की डायमेंशन आएगी ML2T-3। पावर की डायमेंशन क्या आ जाएगी आपके पास? ML2T-3। नेक्स्ट आपके पास है मोमेंटम। तो आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला P = आपके पास होता है M × V, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास के लिए डायमेंशन M1, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1, है ना। तो इस तरीके से आपके पास मोमेंटम की जो डायमेंशन आएगी MLT-1, है ना। नेक्स्ट आपके पास डेंसिटी। तो हम डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। रो = मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो रो की जो आपके पास डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी? मास के लिए आप लिखोगे M, वॉल्यूम के लिए आप लिखोगे L3। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो डायमेंशन आएगी ML-3 आएगी। क्या आएगी? डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज ML-3। नेक्स्ट आपके पास है प्रेशर। तो हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर = आपके पास क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। देखो, फोर्स के लिए हम डायमेंशन निकालेंगे तो MLT-2 अपॉन एरिया क्या होगा? L2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास प्रेशर की डायमेंशन जो आएगी ML-1T-2। तो आपके पास प्रेशर की ये डायमेंशन आएगी, ठीक है।
अब देखो मैं सारी जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं सभी की डायमेंशन में आपको यहाँ पे सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ, कुछ चेक करके बताया, बस आपको याद रहना चाहिए कि इनकी ये डायमेंशन होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपकी वर्क की आपको याद होनी चाहिए, फोर्स का याद होना चाहिए, वेलोसिटी का याद होना चाहिए, है ना। इन सब की डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। और मैं बाकी सारी जो फिजिकल क्वान्टिटीज़ है उनकी डायमेंशन जो चैप्टर आपका चलेगा जिसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज आती जाएगी उसी के साथ साथ मैं आपको डायमेंशन याद करवाती जाऊंगी। यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर आप सारी डायमेंशंस एक साथ याद करने बैठोगे तो पॉसिबल नहीं है कि वो सारी आपको याद हो पाए, है ना। जैसे आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है ना, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो उसी चैप्टर में जब मैं आपको टॉपिक समझाऊंगी वहीं आपको क्या बताऊंगी, डायमेंशन बताऊंगी। तो ये वाला चैप्टर जो डायमेंशंस का है वो आपका हर एक चैप्टर में साथ साथ कवर होता जाएगा। ठीक है, समझ में आया अभी आपको ये बात। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपको। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी। ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो इसको सीरियसली देखना है। जो क्वेश्चन है इस पे बेस्ड उसको अच्छे से सॉल्व करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप जो आप नीट में क्वेश्चंस पूछे जाएं आपको वो आप अच्छे से सॉल्व करके आओ। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी। तो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी, अच्छे से देखो क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी इन ए फिजिकल इक्वेशन, कोई भी आपके पास इक्वेशन होगी फिजिकल जिसमें ऑल टर्म्स विच हैव बीन एडेड, ऑल टर्म्स विच हैव बीन एडेड, जिनको हम ऐड कर रहे होंगे, सब्ट्रैक्टेड जिसको हम माइनस कर रहे होंगे, और वो एक दूसरे के अगर इक्वल है, इक्वल है तो मस्ट हैव सेम डायमेंशन। उन सब की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी बेटा, सेम होगी। आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है जिसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज प्लस हो रही होगी, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज माइनस हो रही होगी और वो किसी क्वांटिटी के इक्वल होगी, तो सभी की सभी जो फिजिकल क्वांटिटीज उस इक्वेशन में है सभी की डायमेंशंस जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होगी, इक्वल होगी। ये स्टेटमेंट किसका है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी का। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया बेटा, x इक्वल टू है आपके पास a प्लस बी माइनस सी। a प्लस बी माइनस सी की हम बात करें तो यहाँ पे देखो a प्लस हो रहा है किसके साथ, b के साथ, तो a की जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पे b की डायमेंशन के इक्वल होगी। और b किसमें माइनस हो रहा है, b माइनस हो रहा है c। ठीक है, तो यहाँ पे b माइनस सी लिखा हुआ है तो b की डायमेंशन और c की डायमेंशन भी इक्वल होगी। और ये सब क्या हो रहे, इक्वल है x के, तो x की डायमेंशन जो होगी a के इक्वल होगी, x की डायमेंशन b के इक्वल होगी, x की डायमेंशन c के इक्वल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अबाउट जो इक्वेशन है x इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, इसमें सभी जो फिजिकल क्वांटिटीज है x a b c, x a b c सभी की क्या होगी, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर इक्वेशन आपको पता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे आपको पता है v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। v क्या होती है बेटा, फाइनल वेलोसिटी। क्या होती है v, फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है आपके पास, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, एंड a क्या होता है आपके पास, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है, एंड t क्या है आपके पास, टाइम। ये जो है आपके पास इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें जो डायमेंशन होगी आपके पास v की डायमेंशन इनिशियल वेलोसिटी वो किसके इक्वल होगी, u के भी इक्वल होगी। और u की डायमेंशन किसके इक्वल होगी आपके बेटा, u की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, a इंटू टी के। तो सभी की सभी जो आपकी डायमेंशन होगी वो इक्वल होगी। कैसे है मैं आपको बता दे रही हूँ, v वेलोसिटी की आपको पता है डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन, है ना। और यहाँ पे u भी इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी भी डायमेंशन होगी एल टी माइनस वन। अब हम निकालेंगे a इंटू टी की, तो आपको पता है एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है एल
t-2 होती है एंड मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे टाइम है तो t, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो आएगी डायमेंशन वो क्या आएगी, LT-1। तो देखो यहाँ पे LT-1, LT-1 और LT-1 तीनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे जो डायमेंशन होगी V, U एंड AT तीनों की डायमेंशन सेम ही होगी, ठीक है। और हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है। तो देखो आप, क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट डायमेंशन कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनकी डायमेंशंस क्या है आपके पास, डिफरेंट है, क्या है बेटा, डायमेंशन डिफरेंट है, उनको नहीं तो ऐड कर सकते और नहीं क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, बट दे कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड, उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है ना। नेक्स्ट क्या बोलता है आपके पास पॉइंट, ईच एडिटिव कंपोनेंट, जो ऐड हो रहा होगा कंपोनेंट, ईच एडिटिव कंपोनेंट ऑन LHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो कंपोनेंट ऐड हो रहे होंगे एंड RHS में जो कंपोनेंट ऐड हो रहे होंगे मस्ट हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज नॉन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। अगर LHS में कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही होगी और RHS में कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही होगी तो उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से बेटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सारे के सारे क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। सभी की डायमेंशंस क्या होती है बेटा, जीरो होती है, m0, l0, t0 होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है बेटा, y इक्वल टू e की पावर x, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। नेक्स्ट क्या है आपके पास, लॉगरिथम। तो y इक्वल टू log x, ये वाला फंक्शन जो होता है लॉगरिथम फंक्शन होता है, या y इक्वल टू ln x, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। टर्म्स आर डायमेंशनलेस, इन सभी की जो इनपुट फंक्शन है y x वाला एंड आउटपुट फंक्शन है y, दोनों ही क्या होंगे आपके डायमेंशन लेस होंगे। किस किस के, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सेकंड पार्ट है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, थर्ड पार्ट है आपके पास लॉगरिथम फंक्शन। इन सभी का इनपुट और आउटपुट फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस अभी मैं बताऊंगी आपको कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैं आपके लिए क्वेश्चंस ऐड करके लेके आई हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, इफ ए फिजिकल क्वांटिटीज इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम। नेक्स्ट पॉइंट ये बोला कि किसी भी अगर फिजिकल क्वांटिटीज को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वहाँ पे जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो चेंज नहीं होता, वैसा का वैसा ही रहता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके पास जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे कि आपको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में, है ना। तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी, उसी पे बेस्ड ही आपके पास क्वेश्चन है। द डिस्टेंस, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन टाइम t is given by x equal to a plus bt plus ct square plus dt की पावर 3. Find the dimensions of a, b, c and d. आपको क्या करना है, डायमेंशंस कैलकुलेट करने हैं किसकी, a, b and c की। इक्वेशन कैसे गिवन दे रखी है आपको, x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी की पावर 3। यहाँ पे x जो है आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। x क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस है, सॉरी लिखा हुआ क्वेश्चन में डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखो अच्छे से। मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी में आपको बताया कि जो भी क्वांटिटीज ऐड हो रही होगी उनकी डायमेंशन क्या होगी, आपके पास सेम होगी, है ना। तो b इंटू टी प्लस सी इंटू टी की पावर 2 प्लस डी इंटू टी की पावर 3, ये आपके पास इक्वेशन है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी के अकॉर्डिंग इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा, इक्वल। तो आपको पता है x की डायमेंशन डिस्टेंस है इक्वल टू होगी किसके, a के। बेटा यहाँ पे a क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। आपको पता है
x क्या है, डिस्टेंस है, तो x की डायमेंशन जो आएगी वो किसके इक्वल आएगी, l के, है ना। तो यहाँ पे a जो आया उसका आंसर कितना आ रहा है आपके पास, L1 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, L1। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है बी टी की डायमेंशन भी x के इक्वल होगी। तो आपको देखना है कि x की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, x की डायमेंशन जो है b इंटू टी के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे b कांस्टेंट है तो बाहर ले आएंगे, x डिस्टेंस की पावर L1, ठीक है। यहाँ पे ऐसे L1 लिखेंगे, b इंटू टी, b और टाइम की जो डायमेंशन है वो क्या है बेटा, t1 है। तो यहाँ से b की डायमेंशन जब निकालोगे तो वो आपके पास आएगी LT-1। कौन क्या डायमेंशन आएगी बेटा, LT-1। नेक्स्ट जो डायमेंशन आपने कैलकुलेट करनी है वो c की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी से x की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, c इंटू टी की पावर 3 के इक्वल होगी, है ना। तो x की हम बात करेंगे तो x डिस्टेंस है तो यहाँ पे L1 हो गया, x के लिए हम L1 लिखेंगे इक्वल टू c कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा t की पावर 3, तो यहाँ पे t की पावर 3 पुट कर देंगे, सॉरी t की पावर 2 है ना, c t की पावर 2, तो यहाँ पे c t की पावर 2 ऐसे हो जाएगा। c की डायमेंशन निकालनी है तो यहाँ पे लिखोगे LT-2, ये जो डायमेंशन आ रही है वो कांस्टेंट c की डायमेंशन आ रही है। फोर्थ पार्ट जो आपके पास है d की डायमेंशन निकालनी है तो x की डायमेंशन जो होगी वो किसकी इक्वल होगी, d इंटू टी की पावर 3 की डायमेंशन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे x की डायमेंशन जो है आपके पास L1 है और d कांस्टेंट है तो बाहर ले आओ, टाइम की डायमेंशन t3 है तो यहाँ पे आप लिखोगे d इक्वल टू LT-3, क्या होगा, LT-3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चंस में आपको क्या पूछा गया था, ए बी सी डी की डायमेंशन पूछी है। तो आपके पास ए की डायमेंशन L1, बी की डायमेंशन क्या है बेटा LT-1, सी की डायमेंशन है LT-2, डी की डायमेंशन है LT-3, ठीक है। अच्छे से समझ में आया ये क्वेश्चंस, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, मैं सेम उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ जैसा पैटर्न आपको नीट में देखने को मिलेगा, ताकि आप अवेयर रहें कि कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, है ना। क्या बोला हुआ है बेटा, इफ x इज डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम एंड द इक्वेशन in the equation x equal to ax square plus b upon t square plus c upon x. Find the dimensional formula of ABC, and if dimensional formula of ABC AB upon C is m की पावर अल्फा, l की पावर बीटा एंड t की पावर गामा, देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मैंने इस क्वेश्चन में आपके लिए दो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट कौन सा है कि आपको ABC की सीधी डायमेंशन बतानी है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको एक इक्वेशन दे दी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला m की पावर अल्फा, l की पावर बीटा एंड t की पावर गामा की फॉर्म में है, और आपको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अच्छे से x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या लिखी हुई है, अच्छे से देखो बेटा। यहाँ पे x इक्वल टू आपके पास है a एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स, ठीक है। आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी के अकॉर्डिंग आपके पास x की जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी, a मल्टीप्लाई बाई एक्स के स्क्वायर के। आपको पता है x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो आपको पता है डायमेंशन क्या है, L1, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास a को बाहर ले आओ, यहाँ पे x की डायमेंशन क्या है, L2, है ना। तो a की डायमेंशन जब आप निकालोगे तो वो आएगी आपके पास L-1, क्या आएगी बेटा, a की डायमेंशन आपके पास आई L-1। अब आपने b की डायमेंशन निकालनी है, तो b के लिए x की डायमेंशन जो होगी वो किसके इक्वल होगी, b अपॉन टी का स्क्वायर की डायमेंशन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो x के लिए आप लिखोगे L1, ठीक है, इक्वल टू b कांस्टेंट है, ठीक है, अपॉन t की पावर 2 लिखोगे, है ना। जब b की डायमेंशन निकालोगे यहाँ से तो वो आएगी आपके पास LT की पावर 2, कितनी डायमेंशन आएगी, LT की पावर 2। नेक्स्ट पार्ट है आपने c की निकालनी है, तो x की डायमेंशन जो होगी c अपॉन x के इक्वल होगी। आपको पता है कि x
क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो इसके लिए L1 इक्वल टू C अपॉन L1। तो यहाँ पे C की जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, L2 आ जाएगी। कितनी डायमेंशन आएगी C की, L2। ठीक है, तो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन था A, B और C की डायमेंशन निकालना, वो तो यहाँ पे सोल्व कर लिया। A की डायमेंशन L-1, B की डायमेंशन L2 एंड C की डायमेंशन L2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगर A अपॉन A मल्टीप्लाई बाई B अपॉन C, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे A मल्टीप्लाई बाई B अपॉन C, है ना। तो देखो A मल्टीप्लाई बाई B अपॉन C, तो देखो A की डायमेंशन कितनी आ रही है आपके पास, L की पावर -1 मल्टीप्लाई बाई B की डायमेंशन कितनी आ रही है बेटा, L T की पावर 2 डिवाइडेड बाई आपके पास C की डायमेंशन कितनी है, L2। कितनी है बेटा, L2। जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो डायमेंशन आएगी वो आएगी आपके पास L की पावर -2 एंड T की पावर क्या बेटा, 2। और यहाँ पे M जो है उसकी पावर हम ले सकते हैं 0, क्योंकि M है नहीं यहाँ पे, है ना। तो M की पावर कितनी है आपके पास, 0। तो पूछा क्या गया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा इक्वल टू यहाँ से आपके पास 0 आया, M की पावर अल्फा है ना बेटा यहाँ पे, तो M की पावर कितनी आ रही है आपके पास, 0। यहाँ पे बीटा L की पावर है, तो यहाँ पे L की पावर कितनी आ रही है, -2। कंपेयर करोगे तो बीटा इक्वल टू -2, है ना, और गामा इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 2। तो आपने जब निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये होगा आपके पास 0 -2 प्लस 2, और आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, 0। तो ये आपका फाइनल आंसर है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, चलो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और इक्वेशन है जो आपका लॉगरिथम जो फंक्शन मैंने बताया उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ताकि आपको पता चले कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन इक्वेशन y इक्वल टू log a अपॉन टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। देखो बेटा मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स में ये समझाया कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और लॉग का जो फंक्शन है, उन सभी में इनपुट और आउटपुट जो फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है बेटा, डायमेंशन लेस। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में a अपॉन टी की पावर 2 प्लस b इंटू टी की पावर 2, ये क्या होगा आपका डायमेंशन लेस। और डायमेंशन लेस को आप क्या लिखोगे, m0 l0 t0 लिखोगे, है ना। तो ये इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी लगाओगे, तो ये वाला जो होगा और इसकी डायरेक्ट डायमेंशन और इसकी डायमेंशन इक्वल होगी, और वो किसकी इक्वल होगी, डायमेंशन लेस m0 l0 t0 के इक्वल होगी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे a अपॉन टी की पावर 2, इसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा, यहाँ पे इसकी इक्वल हो जाएगी m0 l0 t0 के इक्वल। कहाँ से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a तो आपको कैलकुलेट करना है, तो a अपॉन यहाँ पे t के लिए आप लिखोगे t की पावर 2, है ना। टाइम के लिए t होता है, पावर 2 है तो आपने 2 लिखा, इक्वल टू आपके पास m0 l0 t0 ये आ जाएगा। अब यहाँ से जब आपने कैलकुलेट करना है क्या बेटा, a कैलकुलेट करना है, a की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा m0 l0 t की पावर 2, ये आपके पास a की डायमेंशन आएगी। अब आपने कैलकुलेट करना है b की डायमेंशन, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी यहाँ पे दोबारा लगाओगे, तो b इंटू टी की पावर 2 किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, डायमेंशन लेस m0 l0 t0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने b की डायमेंशन निकालनी है, और आपको पता है टाइम के लिए t होता है और t की पावर 2 है, तो यहाँ पे t2 लिखोगे और इक्वल टू हो जाएगा आपके पास m0 l0 t0। ठीक है, तो b इक्वल टू आपके पास आंसर आएगा क्या बेटा, t की पावर -2। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो m0 l0 t की पावर -2, ये आपकी डायमेंशन होगी किसकी, b की। तो समझ में आया आपको, अगर लॉगरिथम फंक्शन है, इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई सा भी हो सकता है, साइन कोस टेन कोट, उन सभी में भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया इतना पार्ट। चलो नेक्स्ट टॉपिक्स जो हमारे पास है वो है
एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के कौन कौन से एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन आपके पास है वो है टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अननोन क्वांटिटीज, है ना। अगर आपके पास कोई अननोन फिजिकल क्वांटिटीज है तो उसका आपने डायमेंशनल फॉर्मूला अगर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, डायमेंशन फॉर्मूला का यूज करके कर सकते हो, ठीक है ना। डायमेंशंस का यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है आपके पास एप्लीकेशन, सेकंड नंबर, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फॉर्मूला डायमेंशनली। अगर कोई फॉर्मूला आपको गिवन है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए भी आप किसका यूज ले सकते हो, डायमेंशंस का यूज ले सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास वो क्या है, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। अगर आपके पास 2-3 फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है, उनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है तो भी हम किसका यूज ले सकते हैं, यहाँ पे डायमेंशंस का यूज ले सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट आपके पास है टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन डिराइव करने के लिए भी आप डायमेंशन एनालिसिस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की हम बात करें तो टू कन्वर्ट द यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। यूनिट को एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हो। जैसे किलोग्राम को आपने ग्राम में चेंज करना है ना, 1 न्यूटन को किस में चेंज करना है, किस में बेटा, डाइन में चेंज करना है, तो यहाँ पे भी आप किसका यूज कर सकते हो, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। अब देखो हर एक जो आपका डायमेंशनल एनालिसिस है उन पे क्वेश्चंस आपको पूछी जाती हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक एक एप्लीकेशन को लिखा है, उस पर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, करवाऊंगी अभी, तो आप उसको अच्छे से देखें ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अननोन क्वांटिटीज। तो अगर आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो लिखा हुआ है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे m1 m2 क्या है बेटा, मास है, r क्या है, डिस्टेंस, दोनों मास के बीच की, g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, और f क्या है, फोर्स। तो आप कैसे निकालोगे g का डायमेंशन, तो हम बात करेंगे g की, तो g को एक साइड में रखेंगे, बाकी सबको इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, तो f मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे m1 m2 हो जाएगा, ठीक है। तो g का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो f का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आता है, क्या होता है, m/l(t-2) मल्टीप्लाई बाई r क्या है बेटा, डिस्टेंस है, तो इसके लिए l होता है, तो l यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई मास m1 m2 है ना, मास है, तो मास के लिए यहाँ पे m1 मल्टीप्लाई बाई m1, तो m2 हो जाएगा, है ना। एक मिनट जस्ट वेट करना है बेटा, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, m1, ठीक है। तो अब आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा l की पावर 3 t की पावर -2 डिवाइडेड बाई m2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा m-1 l 3 t -2, ठीक है। और ये जो आपके पास फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो किसका है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का है। किसका है बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की डायमेंशन जो है वो क्या है, m-1 l 3 t -2, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आप अगर किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो है आपके पास फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसके लिए आपको पहले फॉर्मूला आना चाहिए, तो F इक्वल टू आपके पास क्या होता है, 6 पाई नीटा आर वी, ठीक है। तो देखो आपको फोर्स की डायमेंशन लिखो कितनी होती है, m l t -2
यहाँ पे इक्वल टू 6 पाई कांस्टेंट है तो 0 होती है इसकी। नीटा आपने कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और आपके पास आर क्या होती है, रेडियस होती है, तो इसके लिए L1 हो जाएगा, एंड V वेलोसिटी है तो इसके लिए LT-1 हो जाएगा। ठीक है, तो नीटा इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, MLT-2, इसको इसके डिवाइड में भेजेंगे तो यहाँ पे L2T-2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीटा इक्वल टू आपके पास आएगा m की पावर 1, L बेटा यहाँ पे 1 है, नीचे 2 है, तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा, है ना, तो L-1 हो जाएगा। और यहाँ पे पावर T की पावर जो है वो क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे T की पावर -1 थी ना, तो यहाँ पे T की पावर -1, तो ऊपर जाके जो पावर होगी आपके पास क्या हो जाएगी, प्लस की होगी, तो यहाँ पे आपके पास जो आएगी T की पावर -1 आ जाएगी। तो ये आपके पास किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब्स कांस्टेंट। कूलम्ब्स कांस्टेंट में जो फोर्स होता है आपके पास वो क्या होता है, देखो बेटा, कूलम्ब्स कांस्टेंट में जो फोर्स होता है आपके पास वो कितना होता है, देखो F इक्वल टू, लिखो यहाँ पे F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो आपको K का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो कैसे अरेंज करोगे इसको, K इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई R स्क्वायर अपॉन Q1 अपॉन Q2। ठीक है, अब देखो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है F का, तो लिखो F का MLT-2 मल्टीप्लाई बाई L2 अपॉन, हम चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, आपको पता है कि करंट जो होती है I इक्वल टू आपके पास क्या होती है, Q अपॉन T, है ना। तो अगर आपको चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो Q इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई T हो जाएगा, है ना। तो I क्या होता है, I के लिए डायमेंशंस होती है जो A1 होती है, टाइम के लिए T1 होती है, तो A1 T1 जो होगा किसका, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय लिखोगे A1 T1 और दूसरे के लिए आप लिखोगे A1 T1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला जो आएगा ML आपके पास 3 हो जाएगा, 1 + 2 L3, T की पावर आपके पास -4 हो जाएगी, है ना, यहाँ पे -2 ऑलरेडी है, और यहाँ पे आप ये T -1, ये वाली ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो T -4, और आपके पास नेक्स्ट जो है क्या रहेगा, A की पावर -2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, कूलम्ब्स कांस्टेंट K का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी अननोन जो कांस्टेंट है उनका भी डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कैलकुलेट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो बेटा आपको पता होना चाहिए बोल्ट्जमान कांस्टेंट का बोल्ट्जमान कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो आपके पास एनर्जी जो होती है E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के E इक्वल टू 3/2 KT। यहाँ पे K जो होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें, इसको हटा दो, डायमेंशन जो होती है एनर्जी की वो सभी की ML2T-2। ठीक है बेटा, यहाँ पे K क्या है आपके पास, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और इसके डायमेंशन टाइम टेम्परेचर की जो होती है वो क्या होती है, थीटा होती है। तो K का अगर आपने डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो वो होगा आपके पास ML2T-2 थीटा की पावर -1। ये आपके पास बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपके पास एप्लीकेशन था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फॉर्मूला डायमेंशनली। कोई भी फॉर्मूला अगर आपको गिवन है तो वो अगर डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है उसको चेक करना। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, चेक डायमेंशनली इफ दिस फॉर्मूला F इक्वल टू, अच्छा ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे
एफ इक्वल टू गिवन है बेटा, एफ इक्वल टू mv² अपॉन r क्यूब। ठीक है, वैसे मैं इसमें लिख देती हूँ नीचे, चेक द डायमेंशनली इफ दिस फॉर्मूला f इक्वल टू mv² अपॉन r क्यूब इज डायमेंशनली करेक्ट, है ना। जहाँ पे आपके पास v क्या है बेटा स्पीड, r क्या है रेडियस, f क्या है फोर्स एंड m क्या है आपके पास मास। तो मैं दोबारा फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, यहाँ पे मिस टाइप हो गया है। ठीक है, तो f इक्वल टू आपके पास आएगा mv² अपॉन r क्यूब। ये जो फॉर्मूला है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है चेक करना है। आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशन लिख के सॉल्व करनी, और राइट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशन लिख के सॉल्व करना है। अगर दोनों डायमेंशंस इक्वल आती हैं तो जो फॉर्मूला होगा डायमेंशनली करेक्ट होगा, अगर इक्वल नहीं आती है तो जो फॉर्मूला होगा डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो, आप यहाँ पे लिखो, हम बात कर रहे हैं LHS की, तो LHS में आप देखोगे यहाँ पे फोर्स है F, तो फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा आपके पास ML1T माइनस 2, है ना, ML1T माइनस 2, ML1T माइनस 2। ठीक है, और अब हम बात करते हैं RHS की, तो RHS पे आ जाओ। अभी RHS में देखो बेटा, यहाँ पे मास स्पीड का स्क्वायर अपॉन r क्यूब है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिखोगे m1। ठीक है, v के लिए स्पीड के लिए lt माइनस 1 इसका स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास r क्यूब यानी आपके पास l रेडियस है ना, तो लेंथ का क्यूब। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आएगा m1 ऐसा का ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा l2t माइनस 2 डिवाइडेड बाई L3। ठीक है, सोल्व करो इसको आगे, तो यहाँ पे m1 हो जाएगा L की पावर -1 और T की पावर -2। ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ जाएगा बेटा, mv² अपॉन r। बेटा यहाँ पे MLT-2 है और यहाँ पे ML-1T-2 है, तो आपने देखा कि LHS जो है वो इक्वल नहीं है RHS के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला है डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। कौन सा बेटा, F इक्वल टू mv² अपॉन r क्यूब, F इक्वल टू mv² अपॉन r क्यूब इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, है ना, इक्वल नहीं है ना आपके पास r, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपके पास, चेक वेदर द गिवन रिलेशन FV² अपॉन T इक्वल टू KE काइनेटिक एनर्जी इज डायमेंशनली करेक्ट। हेयर F इक्वल टू फोर्स, V इक्वल टू वेलोसिटी एंड T इक्वल टू टाइम। ठीक है, यहाँ पे F क्या है फोर्स है, FV क्या है वेलोसिटी एंड T क्या है आपके पास टाइम। तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। हम पहले LHS को सॉल्व करेंगे, तो LHS में क्या है आपके पास FV² अपॉन T। ठीक है, तो डायमेंशन सबके लिखते जाओ जैसा बोला गया, MLT-2 मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी के लिए क्या होगा बेटा LT-1 की पावर 2 डिवाइडेड बाई टाइम जो होगा आपके पास T1 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो इसको आगे, तो यहाँ पे MLT-2 क्या लिखोगे, यहाँ पे L2T-2 डिवाइडेड बाई आपके पास T1। ठीक है, आगे सॉल्व करो ML3T-4, और ये वाला जब T ऊपर आएगा तो वो -1 हो जाएगा, और सॉल्व करके आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा ML3T-4 T-5, है ना, -4 -1 क्या हो जाएगा आपके पास -5, ML3T-5 ये आपकी डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा किसका, FV² अपॉन T का। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास -5 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं RHS की हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी KE। बेटा काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी कुछ भी हो, वो फॉर्मूला आपका डायमेंशन का एक ही होता है MLT-2, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि RHS में क्या है ML2T-2, है ना, तो LHS जो होगा नॉट इक्वल होगा किसके, RHS के। जब दोनों इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे जो इक्वेशन गिवन है वो आपकी डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। क्या बोलेंगे, जो इक्वेशन FV² अपॉन T इक्वल टू KE इज नॉट करेक्ट डायमेंशनली। ठीक है,
चलो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास वो है टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन डिराइव करने के लिए आप किसका यूज ले सकते हो, डायमेंशनल एनालिसिस का। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है कौन सा बेटा, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ब्लॉक लेंथ L एंड सिंपल पेंडुलम acceleration due to gravity G, obtain the formula of time period T dimensionally। डायमेंशनली आपको क्या करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे लिखोगे आप, देखो जिसके बारे में पूछा गया वो एक साइड में रखना टाइम पीरियड है ना, तो उसको लगाओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, मास हमने लिखना है तो m मास लिख दो, m की पावर a लिख दो, ठीक है। और क्या है बेटा यहाँ पे लेंथ, तो लेंथ की पावर आपने b लिख देनी है, ठीक है। और थर्ड पार्ट क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, तो g की पावर आपने क्या लिखनी है c। अब देखो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी का आप साइन हटाओगे तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, तो यहाँ पे k m a l की पावर b g की पावर C। अब आपने सबकी डायमेंशन निकालनी है, दोनों की डायमेंशन जो होगी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल करनी है और ABC की वैल्यू पुट करनी है और अपने फॉर्मूला कैलकुलेट करना है किसका, टाइम पीरियड का। तो देखो जैसे ही यहाँ पे टाइम पीरियड की डायमेंशन जो होगी वो क्या होगी, M0 L0 T1, आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है ना। तो यहाँ पे टाइम पीरियड की डायमेंशन ये हो जाएगी इक्वल टू, बेटा के कांस्टेंट है तो इसकी डायमेंशन हम नहीं लिखेंगे। मास की डायमेंशन क्या होती है, m होती है तो m की पावर a, ठीक है। दोबारा लेंथ की डायमेंशन l होती है तो यहाँ पे l b इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बेटा एक्सेलरेशन ही है तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी डायमेंशन जो होती है t की पावर -2 होगी, तो यहाँ पे लिखोगे आप l t की पावर -2 और इसकी पावर क्या लिखोगे c। तो यहाँ पे अच्छे से देखो m की पावर a, l की पावर क्या होगी बेटा b प्लस c, है ना। देखो यहाँ पे l की पावर b और यहाँ पे l की पावर c, तो क्या हो जाएगी आपके पास l की पावर b प्लस c मल्टीप्लाई बाई टाइम की हम बात करेंगे तो टाइम की पावर -2c, है ना। अब दोनों को क्या करेंगे, LHS में जो डायमेंशन है RHS में जो डायमेंशन है उनको इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 1, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। m की पावर को m की पावर से इक्वल करना है, इसका मतलब एक इक्वल टू क्या आ गया 0। अब आपने क्या करना है, b l की पावर जो है b प्लस c वो इक्वल करना है l की पावर से, तो इधर 0 b प्लस c, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है b प्लस c इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट क्या है, देखो आपके पास b भी नहीं है c भी नहीं है, तो आगे वाला एक बार सोल्व करेंगे, -2c किसके इक्वल हो जाएगी बेटा 1 के, तो c इक्वल टू आपके पास आएगा -1/2। c इक्वल टू क्या आएगा आपके पास -1/2। जब c की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे -1/2 इक्वल टू 0, तो b आपके पास जो आएगा 1/2 आ जाएगा। अब देखना अच्छे से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, t इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला था k, m की पावर a थी तो m की पावर 0, a कितना है 0, l की पावर क्या थी बेटा b, तो b क्या है आपका 1/2 और t की पावर क्या है बेटा -1/2, सॉरी g की पावर जो है आपके पास क्या है -1/2, यहाँ पे g है ना, तो g की पावर जो है आपके पास क्या है -1/2। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, t इक्वल टू k, m की पावर 0 जो है कांस्टेंट हो जाएगा, l की देखो 1/2 है l की पावर, तो अंडर द रूट l लिखेंगे और ये जो है नीचे जाएगा तो डिवाइडेड बाय अंडर द रूट g, है ना। तो इसको कैसे लिखोगे, t इक्वल टू k अंडर द रूट l बाई g, ये आपके पास फॉर्मूला आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो k कांस्टेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई के इक्वल होता है ना। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आता है 2 पाई अंडर द रूट l बाई जी। इस तरीके से आप क्या करोगे, फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ तक आपने जो डायमेंशन में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने पढ़ाए। अब आपके रहते हैं इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो आपको मैं
नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं यूनिट एंड डायमेंशन के नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसको भी देखना ना भूलें। और जो आपको होमवर्क मिलेगा उसको प्लीज़ कंप्लीट करके आए डेली बेसिस पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।